हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट मेथड्स की हेल्प से ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। वैसे तो मेथड तो सिर्फ एक ही है, बाय वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने जो एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन ली उससे हमें क्या पता चला कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करके ईएमएफ को हम इंड्यूस कर सकते हैं। तो सिंपल अगर मैं ये नहीं कहूँ कि हम किस मेथड से ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि हम किस मेथड की हेल्प से मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करा सकते हैं, तो यहाँ पर और ठीक रहेगा। क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को जब वेरी कराते हैं तभी हमें ईएमएफ इंड्यूस वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम किस मेथड से वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करा सकते हैं, किन किन मेथड से। जिन मेथड से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करा सकते हैं वहाँ पर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिल जाएगी। आज का जो लेक्चर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कई फिनोमेना हमें पता लगेंगे इस लेक्चर की हेल्प से। जैसे कि आपको स्पेस जो टेथर्स जो है उसकी वजह से जो ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो कैसे इंड्यूस होती है, इस फिनोमेना को भी हम समझेंगे। और जो विंटर्स के अंदर जो साइबेरिया से जो बर्ड्स जो है रसिया में जो कंट्री साइबेरिया से जो बर्ड्स जो है विंटर के अंदर जो इंडिया में आते हैं वो क्यों आते हैं, ये सब कुछ हमें इसी से पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम किस किस मेथड की हेल्प से मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी कर सकते हैं, या हम ये कहें हम किन किन मेथड की हेल्प से ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ईएमएफ को प्रोड्यूस कराने के लिए हमारे पास क्या वेरी होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होना चाहिए। हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या है, E = -d∅b/dt। माइनस रिप्रेजेंट द साइन ऑफ अपोजिशन, लेंज लॉ में हम ये अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इस माइनस साइन को थोड़े टाइम के लिए मैं हटा दूं यहाँ से। तो यहाँ पर जिस टाइम पे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा वहाँ पर आपको ईएमएफ देखने को मिलेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलेगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आपको इंड्यूस करंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, जिस भी लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसका रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पर हम किन किन मेथड की हेल्प से मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी कर सकते हैं, अगर ये मुझे पता लग जाए तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वेरी करेगा तो ये इंड्यूस हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास डिपेंड करता है किस किस पे डिपेंड करता है, दैट इज इक्वल टू ∅b = BA cos of theta। B is applied magnetic field, A is the area of the loop and theta is the angle between area vector and magnetic field। इस एंगल का ध्यान रखना है, थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो डिपेंड करता है वो इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों पैरामीटर्स की हेल्प से अगर हम इन तीनों पैरामीटर्स को अगर हम वेरी करा देते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरी करेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो यहाँ पर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलेगी। तो यही मेथड है जिनकी हेल्प से हम ईएमएफ को प्रोड्यूस करा सकते हैं। कौन कौन से मेथड हैं, बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय वेरिंग एरिया एंड बाय वेरिंग एंगल ऑफ ओरिएंटेशन। बाय वेरिंग या बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग area and by orientation, varying orientation। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके हम यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी कर सकते हैं और उससे हम कैसे ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जो एक्सपेरिमेंट जो हमने किए थे वो सारे मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके ही किए थे, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे आपके पास हमारा जो आज का जो मेन जो है वो ये है कि मोशनल ईएमएफ के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जो आपको देखने को मिलेगी ड्यू टू वेरिंग एरिया। तो यहाँ पर देखिए, अगर सबसे पहले चलो थोड़ा बहुत यहाँ पर बता देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने से मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे वेरी होगा। जैसे आपके पास कॉइल है, कॉइल के पास आप मैग्नेट लेकर के जाते हो या उससे दूर लेकर के जाते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उस कॉइल के अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। पहले एक भी लाइन ऑफ फोर्स नहीं थी, फिर बढ़ रही थी या घट रही थी, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा था। मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा था। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वेरी करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके ईएमएफ को इंड्यूस करा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल समझिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा। मान लीजिए आपके पास कोई सोलेनोइड है, ये आपके पास कोई सोलेनोइड है। तो यहाँ से देखिए हमें एक और पैरामीटर के बारे में पता चलेगा कि अगर हम करंट को वेरी करा दें तो भी हमें वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलेगी। कैसे, हमने क्या बताया, ईएमएफ जो डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, फ्लक्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? अब अगर मैं यहाँ पर आपके लिए सोलिनोइड के लिए कहूँ कि सोलिनोइड के लिए जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलेगा अराउंड इट्स सेंटर, इसके सेंटर के आसपास, तो हमें कितना देखने को मिलता है? B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई, वेयर म्यू नोट इज कॉन्स्टेंट, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर सोलिनोइड एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलिनोइड। अगर मैं यहाँ से इनको वेरी कर दूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को इन द सोलिनोइड और करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलिनोइड, तो अगर आप इसके अंदर कोई स्क्वायर लूप या कोई भी आप करंट के कोई भी आप लूप, स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर लूप अगर आप इसके अंदर रखोगे तो उसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाएगी बाय वेरिंग करंट या बाय वेरिंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैसे, जरा समझिए। जैसे यहाँ पर आपने इसके अंदर कोई लूप रख दी, सर्कुलर शेप की या स्क्वायर शेप की या रेक्टेंगुलर शेप की, जिस भी शेप की है, मतलब उसका कुछ एरिया है, जितना भी है उसका एरिया। अगर रेक्टेंगुलर शेप की है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अगर स्क्वायर शेप की है तो लेंथ इंटू लेंथ, अगर सर्कुलर शेप की है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है। लूप का जब भी नाम लिया जाता है मतलब वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको अगर आप किसी बैटरी से कनेक्ट करोगे या मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वहाँ वेरी होगा तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। ओके, अब आपने क्या किया, सोलेनोइड को वेरिएबल बैटरी से कनेक्ट कर दिया। वेरिएबल बैटरी का मतलब आप इससे करंट को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ से जब आप इस सर्किट को क्लोज करोगे और यहाँ से जब आप इस बैटरी से जो सप्लाई जो दे रहे हो, वोल्टेज की सप्लाई जो दे रहे हो, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में ये ओपन था तो 0 वोल्ट थी पोटेंशियल डिफरेंस, उस टाइम पे यहाँ पर कोई करंट नहीं था, कोई करंट नहीं था तो सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 उस केस में। जब यहाँ से आपने कुछ करंट दिया 5 एम्पियर 10 एम्पियर तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नोट एन आई, म्यू नोट कॉन्स्टेंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई जितना भी आपने करंट दिया। अब मैं कह रहा हूँ उस करंट को कांस्टेंट मत रखो, उसको वेरी कराओ, 5 एम्पियर से 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, और कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, 20 एम्पियर से 15 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करना, फाइव इज इक्वल टू बी ए कोस ऑफ थीटा। ये यहाँ पर जो स्क्वायर लूप रखी हुई है, ए इसका एरिया, बी जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी हुई है, तो एरिया तो इसका कांस्टेंट रहेगा, एंगल ऑफ ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं हो रहा, जैसा है वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर दिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर दिया किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ करंट, बाय वेरिंग करंट, बाय चेंजिंग करंट। करंट चेंज करने की हेल्प से, करंट चेंज होने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी किया, मैग्नेटिक फील्ड वेरी होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी हुआ, तो उस केस में यहाँ पर EMF इंड्यूस हो जाएगी। तो केवल इन्हीं 3 फैक्टर पे डिपेंड मत रहना, ये 3 फैक्टर जिन पे भी डिपेंड करते हैं उनको भी वेरी करके आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, EMF को इंड्यूस करा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए जैसे आपके पास कोई स्क्वायर लूप है जिसका एरिया आपके पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको आपने सोलेनोइड के अंदर रख दिया, यहाँ कहीं इन मिड बिटवीन वहाँ पर रख दिया, और थीटा जो है वहाँ पर, थीटा मतलब एरिया वेक्टर, इस स्क्वायर लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो स्क्वायर लूप का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल जो 0 डिग्री है, और वहाँ पर करंट को वेरी किया आपने, करंट को वेरी किया आपने किसी टाइम, जब टाइम 0 सेकेंड था स्टार्टिंग में, तो करंट वहाँ पर था 2 एम्पियर, 1 सेकेंड ले लीजिए। जब टाइम 5 सेकेंड या 3 सेकेंड के ऊपर आपने करंट को कर दिया 5 एम्पियर, कम भी कर सकते हैं, 1 एम्पियर भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। तो उस केस में बताइए कि यहाँ पर कितनी EMF इंड्यूस होगी इस स्क्वायर लूप के अंदर, तो बता सकते हैं। EMF इज इक्वल टू E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, फाई बी इज बी ए कोस ऑफ थीटा। अब थीटा यहाँ पर 0 है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो कोस 0 1, हटा दो इसको यहाँ से। E इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर लूप, वो चेंज हो नहीं रहा, जो लूप है वैसी ही है, एरिया को बाहर लिख लूँ, डी बाई डी टी ऑफ बी। मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगा? ड्यू टू वेरिएशन इन करंट। कैसे लिख सकता हूँ इसको? ए डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी वजह से यहाँ पर आपके पास सोलेनोइड की वजह से वो कितना है, म्यू नोट एन आई, यहाँ पर स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर सोलेनोइड। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी बार बता चुका हूँ, अपनी तरफ से सिंबल दे सकते हैं। तो यहाँ पर ए कॉमन मतलब कांस्टेंट, म्यू नोट भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर द सोलेनोइड ये भी कांस्टेंट, बचा क्या? आई वेरी कर रहा है, आई वेरी कर रहा है, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी कितना वेरी कर रहा है यहाँ से निकाल सकते हैं। डी आई इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3, T2 माइनस T1, डी टी कितना है, डी टी इज इक्वल टू कितने टाइम में वेरी किया है, 3 माइनस 1 2 सेकेंड में। तो ये सारी वैल्यू पुट करके आप सोल्व करके बता सकते हैं कितनी EMF यहाँ पर इंड्यूस होगी। ओके,
अब अगर मैं इसी में थोड़ा सा कंसेप्ट और ऐड कर दूं कि इस स्क्वायर लूप में जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है, इस स्क्वायर लूप की बात कर रहा हूं मैं, इस स्क्वायर लूप में जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है, यहां पर इस स्क्वायर लूप में जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 10 है, तब बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो उस टाइम पे इसके नंबर ऑफ टर्न्स से आपने और मल्टीप्लाई कर देना। मैं पहले ही कह रहा था इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स में ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं। जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स बताओगे तो उस लूप के लिए जितनी नंबर ऑफ टर्न्स है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से नहीं। यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड जो लिखा था वो सोलेनोइड के लिए लिखा था, इनमें कंफ्यूजन दूर कर लेना आपने पहले ही, ठीक है, लास्ट वीडियो से आप देख करके। तो इस टाइप से आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके कैसे भी जैसे भी आप वेरी कर रहे हो, बाय रिप्लेसिंग मैग्नेट, बाय मैग्नेट को आप उस करंट कैरिंग कॉइल के उस कॉइल के पास लेकर के जा रहे हो, दूर लेकर के जा रहे हो, या करंट को भी वेरी करके आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर सकते हैं। तो इन मेथड की हेल्प से आप यहाँ पर ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखिए, पहले हम ये वाला देखेंगे, बाय वेरिंग ओरिएंटेशन या बाय चेंजिंग एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और अगर आप एरिया वेक्टर के बीच का अगर एंगल अगर आप चेंज कर देते हैं तो कैसे वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगी। कैसे इंड्यूस होगी? जब आप एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर आप चेंज कर दोगे तो उस केस में क्या होगा, आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। सिंपल सा केस है। देखिए, जैसे ये मान लीजिए आपके पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इस डायरेक्शन में, ओके, यहाँ से मेरे साइड से उधर की साइड, इस ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मान लीजिए यहाँ पर कोई मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल इधर है, वहाँ कोई दूसरी मैग्नेट उसका साउथ पोल इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। ओके, यहाँ पर कोई रेक्टेंगुलर शेप लूप रखी हुई थी इस डायरेक्शन में, ऐसे रखी हुई, ऐसे नहीं है, तो ऐसे रखी हुई है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर की साइड, अगर मैं इस फेस से देखूंगा तो इधर, इस फेस से देखूंगा तो इधर, तो इस केस में थीटा कितना है, 0 डिग्री। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री, ऐसे रखी हुई है। क्लियर? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो उस केस में एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, सॉरी उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसका एरिया वेक्टर इधर, एंगल कितना 90, उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स 0 सीधा सीधा। लेकिन अब हमने ऐसे रखा हुआ है समझने के लिए, तो अब हमने ऐसे रखा हुआ है, थीटा यहाँ पर 0। अब मैं अगर इस थीटा को चेंज कर देता हूँ, अगर मैं इसको ओरिएंट कर दूंगा, अगर मैं इसको ओरिएंट करूंगा तो जैसे ये फिलहाल टाइम ऐसे था तो मैग्नेटिक फील्ड ये था, एरिया वेक्टर ये था, तो इस केस में थीटा जो था, अगर मैं इस फेस से देखता हूँ, एक फेस से 0 डिग्री, एक फेस से 180 डिग्री, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलेगा। अब मैं इसको धीरे धीरे वेरी कर देता हूँ, ऐसे वेरी कर देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड यही है, मैग्नेटिक फील्ड यही है, आप इसको वेरी करें, इसको वेरी करें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी, ऐसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो चेंज होगा। जैसे धीरे धीरे घुमा करके आपने इसको ऐसे कर दिया, तो इस केस में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, कोस 90 0, मैग्नेटिक फ्लक्स 0। तो आप इसको एंगल ऑफ ओरिएंटेशन को भी चेंज करके, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर को चेंज करके भी आप ईएमएफ को इंड्यूस करा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट फिनोमेना, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय वेरिंग एरिया ऑफ लूप। एरिया को चेंज करके, आप लूप के एरिया को चेंज करके कैसे आप ईएमएफ को इंड्यूस करा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्पल, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम एज वेल एज टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ ईएमएफ ड्यू टू स्पेस टेथर एंड फॉर द रीजन ऑफ बर्ड आल्सो, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। तो देखिए अब इसको समझते हैं। Induced EMF by varying area of loop। ओके, इसी का ही दूसरा नाम है मोशनल EMF। मोशनल EMF, EMF इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल ईएमएफ का क्यों नाम दिया है वो अभी बताते हैं। जब आप इसको समझोगे सारा का सारा तो चेंज तो एरिया होगा, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट वेलोसिटी का आ जाएगा, मोशन का कंसेप्ट आ जाएगा, इसलिए इसको हम नाम देंगे मोशनल ईएमएफ का। तो जरा ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आपने कॉन्स्टेंट रखना है, थीटा भी कॉन्स्टेंट रखना है, उन दोनों को वेरी नहीं करना, आपने किसको वेरी करना है, एरिया को। कैसे, जरा समझिए। ये मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इस टाइप से, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर बोल सकते हो, या अवे फ्रॉम द रीडर बोल सकते हो आप, ऐसे। ओके,
कुछ इस टाइप से है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, और यूनिफॉर्म है। स्ट्रेंथ जो है इसकी वो बी टेस्ला है। ओके, अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई 2 रेल्स हैं, ऐसे रेलिंग टाइप ऐसे, या आप मान लीजिए कोई बात नहीं रेल्स नहीं लेकर के चलते हो, मान लीजिए आपके पास कोई रेक्टेंगुलर लूप है, ये आपके पास कोई रेक्टेंगुलर लूप है ABCD, इसमें ये वाला जो एंड है CD ये फ्रीली मूव कर सकता है, ये फ्रीली मूव कर सकता है। सबसे पहले तो ये समझिए हमने इसको रखा कैसे है। हमने इसको कुछ इस टाइप से रखा है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, 0 या 180 का, मतलब वहाँ पर हमें EMF इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलेगा, वो हमने केस किया है। जैसे यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ऐसे है। तो हमने इस रेक्टेंगुलर रूप को ऐसे रखा हुआ है, तो रेक्टेंगुलर रूप को ऐसे रखा हुआ, तो मैं इधर की साइड से देखूंगा तो एरिया वेक्टर मेरे साइड आएगा, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, cos 0 1। तो हमने ये वाला केस किया है ताकि वहाँ पर हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिले। अब यहाँ पर इसके अंदर है क्या, ये यहाँ पर ये वाला जो एंड है CD एंड ये फ्रीली मूव कर सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, इधर की साइड भी, इधर की साइड भी जा सकता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपके पास कोई 4 स्ट्रेट कंडक्टर थे जिसके 2 की लेंथ जो थी वो 4 मीटर थी, 2 की जो लेंथ थी वो 3 मीटर थी। आपने उन चारों को मिला दिया, 4 मीटर ये है इसकी लेंथ L, ये वाला इधर 4 मीटर वाला इधर, 4 मीटर वाला इधर लगा दिया आपने। ओके, 2 मीटर वाले इधर लगा दिए, 2 मीटर वाला इधर, ब्रेड्थ नाम दे दो, 2 मीटर वाला इधर। ये जो है ये फ्रीली मूव कर सकता है, ये फ्रीली मूव कर सकता है, ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ये फ्रीली मूव कर सकता है। ओके, हम मूव क्यों करा रहे हैं इसको, एरिया को चेंज कराने के लिए। एरिया तभी तो चेंज होगा जब हम इसको मूव कराएंगे, अगर ये मूव नहीं करेगा तो एरिया कैसे चेंज होगा, कंसेप्ट को समझने के लिए। अब जरा समझिए, हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर B जो है वो कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है और वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपको देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा, दैट इज इक्वल टू BA cos ऑफ थीटा, थीटा 0 डिग्री, cos 0 1, 5B इज इक्वल टू BA। ओके, इंड्यूस्ड EMF जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, E इज इक्वल टू d∅B/dt या d/dt ऑफ 5B। 5B कितना है, BA। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर कैपिटल N है या स्मॉल n है तो इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, वो बता दिया मैंने आपको पहले ही। अब यहाँ पर B कांस्टेंट, B को बाहर ले लूँ, d/dt ऑफ A, ये वाला। अगर एरिया यहाँ पर वेरी कर रहा है तो एरिया को अभी हम वेरी कराएंगे, एरिया को अभी हम वेरी कराएंगे, देखिए कैसे कराएंगे। तो अगर यहाँ पर एरिया वेरी करेगा तो आपको EMF जो देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, B/dA/dt। ओके, अब एरिया कैसे वेरी करेगा वो देखिए। स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, रेक्टेंगुलर कॉइल थी, थीटा 0 डिग्री था, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ये वाली जो एंड है CD जो आपके पास आर्म है या स्ट्रेट कंडक्टर बोल सकते हो, CD को आप यहाँ लेकर के आ रहे हो, अंदर की साइड भी ले जा सकते हो, बाहर की साइड भी लेके जा रहे हो। मान लीजिए आपने इसको रिप्लेस किया, आप इसको अंदर की साइड ले आए, यहाँ पर ले आए। पहले जो आपके पास लूप थी, करंट कैरिंग जो लूप थी आपके पास, करंट कैरिंग मत बोलिए, सिंपल लूप बोल लीजिए, रेक्टेंगुलर जो लूप जो थी उसका एरिया हमारे पास कितना था, L इंटू बी, कंप्लीट यहाँ तक L और ये B। अब जब आप इस एंड को यहाँ पर, ये वाली जो आर्म है, जब आप इसको यहाँ पर ले आए, एरिया कितना रहा, एरिया कितना रहा, ये वाली डिस्टेंस इनटू ये वाली डिस्टेंस वेरी होगी, लेंथ वेरी होगी। पहले यहाँ तक की लेंथ थी, अब यहाँ तक की लेंथ आएगी। मान लीजिए कितना वेरिएशन आया इसके अंदर, ये डेल एक्स का तो पहले हमारे पास एरिया कितना था इस लूप का, A इज इक्वल टू L क्रॉस B। अब जब आप इस एंड को, दैट एंड CD, ये वाला एंड जब आप इस CD एंड को यहाँ पर ले आए तो इतना वेरिएशन होने के बाद अब हमारे पास इस क्लोज लूप का कितना एरिया बचेगा, AB, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ C', इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ D'। अब आपके पास कितना एरिया बचेगा इसके लिए, A इज इक्वल टू B इंटू L माइनस डेल एक्स।
अब इतनी तो लेंथ बचेगी इसकी। पहले जो था आपके पास एरिया दैट इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, अब आपके पास कितना बचेगा, ए इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी डैश बी इंटू एल माइनस डेल एक्स। मतलब कहने का यहाँ पर लेंथ जो है वेरी कर रही है, लेंथ वेरी कर रही है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू बी डी वाई बाई डी टी ऑफ, आपके पास एरिया क्या था लूप का, एल इंटू बी। अब एल यहाँ पर वेरी करिए, बी कॉन्स्टेंट है, ब्रेथ कॉन्स्टेंट है, तो क्या लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू बी इंटू बी दैट इज स्मॉल बी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप दैट इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटू डी एल बाई डी टी। अब ये आपके पास क्या होता है, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी, v इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू DL बाई dt। तो हम चले थे कहाँ से, एरिया को वेरी करते और पहुँच कहाँ गए, वेलोसिटी के ऊपर चले गए। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन जो आएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या आएगी, कैपिटल B इंटू स्मॉल b इंटू वी, वेयर v इज द वेलोसिटी एट विच यू हैव टू मूव द एंड ऑफ दिस, या एट विच यू हैव टू मूव द रोड सी डी। जिस वेलोसिटी के साथ आप इस सी डी रोड को आप मूव कर रहे हो अंदर इधर की साइड या उधर की साइड, उस केस में आपके पास जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो वो यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास कितनी है, v है। तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है मोशनल ईएमएफ। जिस केस में एरिया वेरी होता है उस केस में जो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मिलती है उस ईएमएफ को हम नाम देते हैं मोशनल ईएमएफ। दैट ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से आपने इसको क्या किया, मूव किया, मोशन की वजह से ईएमएफ मिली है इसको, इसलिए इसको नाम दिया गया है मोशनल ईएमएफ। ओके, तो ये केस तो था हमारे पास ये वाला, जिस केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऐसे था और आपने इस रेक्टेंगल लूप को ऐसे रखा हुआ था और इसका ये वाला जो एंड जो था इसको आप इधर की साइड या इधर की साइड लेकर के जा रहे थे। अब हो सकता है आपसे क्वेश्चन में वो ऐसे कहते कि आप इस वाले एंड को ऐसे या ऐसे लेकर के आइए, इस वाले एंड को ऊपर लेकर के जाइए, इसको नीचे लेके आइए। मतलब कहने को वो अगर आपको कहते कि अगर ब्रेड्थ वहाँ पर वेरी कर रही है, अब जब आप इस एंड को यहाँ पर नीचे की साइड लेकर के आएंगे या इस एंड को ऊपर की साइड लेकर के जाएंगे तो ब्रेड्थ वेरी करेगी। पहले इतनी ब्रेड्थ थी, फिर कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ब्रेड्थ वेरी होगी तो हमारे पास कितनी ईएमएफ आ जाएगी। उस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप इसको ये वाला जो एंड जो था ए डी एंड को आप यहाँ पहुँचा दिया, ए डैश डी डैश, इस केस में भी तो एरिया वेरी होगा। अब एरिया कितना बचेगा, ए डैश इज इक्वल टू ए डैश बी इंटू बी सी, एरिया वेरी हो गया। लेकिन अब इस केस में क्या हो रही है, ब्रेड्थ वेरी हो रही है, लेंथ एज इट इज है, लेंथ वही है, लेंथ वेरी नहीं हो रही, ब्रेड्थ वेरी हो रही है। तो अब आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ई इज इक्वल टू बी डी वाई बाई डी टी ऑफ एरिया। एरिया आपके पास कितना है, एल इंटू बी। अब इस केस में लेंथ कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर रख लूँ लेंथ को, और वेरी क्या कर रही है, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ वेरी करे चाहे लेंथ वेरी करे, है तो डिस्प्लेसमेंट ही, डिस्प्लेसमेंट है तो आपके पास क्या है, वेलोसिटी। तो E इज इक्वल टू आपके पास फिर से अगेन दैट इज इक्वल टू बी एल बी, वेयर V इज द वेलोसिटी एट विच यू हैव टू मूव इट अपवर्ड और डाउनवर्ड। जो भी एंड आप ऊपर नीचे कर रहे हो, ए डी या बी सी जो भी है आपके पास, उस जिस भी वेलोसिटी से आप इसको ऊपर नीचे कर रहे हो वो यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास B है। तो अगर आपकी लेंथ कॉन्स्टेंट है तो उस केस में ये वाली एक्सप्रेशन यूज करोगे, या मैं कहूँ लॉन्गर साइड अगर कॉन्स्टेंट है तो ये, और अगर शॉर्टर साइड कॉन्स्टेंट है तो ये। क्वेश्चन में वो आपसे कैसे भी पूछ सकता है। इसको नाम दिया जाता है मोशनल ईएमएफ का। क्लियर। तो ऐसे आप एरिया को वेरी करा के ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक मान लीजिए ये तो था आपके पास रेक्टेंगुलर का केस, ऐसे आपके पास है, ऐसे अगर आपके पास मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होगी, वो भी कर लोगे। अब एक सर्कल का केस लेकर के चलते हैं, इंटरेस्टिंग केस है वो देखिए कैसे समझिए। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, इसको आपके एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स भी है, ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। आगे चलने से पहले इसके मेन कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा था। एक्चुअल में इसे हो क्या रहा था, देखिए जरा इसको समझिए, कंफ्यूज नहीं रहना आपने इसके अंदर। जो आपके पास जो लूप जो थी बात ठीक है, उसका एरिया वेरी किया आपने, एरिया वेरी किया, तो इसमें एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल मीनिंग समझते हैं, इसके एक्चुअल फिनोमेना हमारे पास क्या था। जैसे ये आपके पास लूप थी A B C D, तो आपने ये जो एंड है
इसको आपने आगे पीछे किया या इसको आगे पीछे किया तो एरिया वेरी होगा। एक्चुअल में हो क्या रहा था इसके अंदर, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। जैसे आप इस वाले एंड को, सी डी एंड को आप इधर की साइड या उधर की साइड लेकर गए किसी वेलोसिटी वी के साथ, तो इसके अंदर EMF इंड्यूस हो गई E इज इक्वल टू BLV। ओके, थोड़े टाइम को मैं इसको B मान रहा हूँ, इसको B नाम दे रहा हूँ, इसको L नाम दे रहा हूँ। एक ही बात है, लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू BLV। अगर इसको L लिखता हूँ, इसको B लिखता हूँ, तो क्या लिख देता, BBV। ओके, तो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर जब आप इसको वेरी करें किसी वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वर्कडन कर रहे हैं, वर्कडन आप किसके ऊपर कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल के ऊपर कर रहे हैं। हमें पता है कोई भी आपके पास, चाहे कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे जो भी हो आपके पास, उसकी स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो एटम है। एटम में वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो जो कंडक्टिंग जो रोड होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जब आप इसको इधर की साइड या उधर की साइड लेकर के जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो मोशन में आ जाते हैं, वो मूव करने लग जाते हैं। मूव कैसे करते हैं, उनके ऊपर फोर्स लगता है। फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू हमें पता है QVB साइन ऑफ थीटा, QVB साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी के साथ जिस भी डायरेक्शन वो मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी यहाँ पर किसकी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की या करंट की, इलेक्ट्रॉन की नहीं। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आप इसके ऊपर वर्डन करोगे, जब आप इस एंड को इधर की साइड या उधर की साइड लेकर के जाओगे तो आप वर्डन करोगे। उस केस में क्या होगा, यहाँ पर इस रोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, उनके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, Q इज द टोटल चार्ज, जितना भी चार्ज है, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। V, जिस भी वेलोसिटी से आप इसको मूव कर रहे हो उतनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अगर वो किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में वहाँ पर वो एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, तो B इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लें यहाँ पर थीटा जो 90 डिग्री है, देखोगे तो भी वही आएगा, 90 डिग्री आएगा। V जो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, उससे अपोजिट डायरेक्शन में आप लेकर के चलोगे V को, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की होती है, B इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऐसे, तो आपके पास एंगल कितना, 90 साइन 91। इस केस में थीटा कितना, 90 साइन 91। तो F इज इक्वल टू QVB। तो इसके ऊपर फोर्स लगा, फोर्स लगा, कुछ काम हुआ। कितना काम हुआ, F इज इक्वल टू F डॉट DS। इतना ही तो काम होता है। किसके ऊपर काम हुआ, इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम हुआ। जो इलेक्ट्रॉन जो एक एंड के ऊपर जो प्रेजेंट थे, वो मूव करके दूसरे एंड पे चले गए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो थे वो सारे के सारे एक एंड के ऊपर जाकर के इकट्ठे हो गए, जैसे D से C के ऊपर पहुंच गए। ये एक्चुअल मीनिंग है, समझना इसको। तो इस एंड के ऊपर पहुंच गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, ये डिस्प्लेसमेंट जो है उसका कितना हुआ, यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पर इसका L डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्डन कितना हुआ टोटल उसके ऊपर, जो हमने जो वर्डन किया वही तो वो इलेक्ट्रॉन करेंगे। अगर वो किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में हमारा वर्डन कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो F इंटू L लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर F कितना है, फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, QVB इंटू, और लेंथ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, L। अब हम एक लेसन पहले पढ़ चुके हैं, EMF जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, W/Q। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पहले ही पढ़ चुके हैं, अप्लाइड वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज इक्वल टू W। आपके पास कितना आया है, QVB इंटू L अपॉन Q। Q से Q कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गई, VABL या वही BLV। सेम रिजल्ट, V आपके पास वही वेलोसिटी जिसके साथ आप उसको ऊपर नीचे या इधर उधर कर रहे थे, उस कंडक्टिंग रोड को, सिंपली रोड को, और L वो वाली साइड जो वहाँ पर कांस्टेंट है, L कौन सी साइड जो वहाँ पर कांस्टेंट है, और V वेलोसिटी, जिस भी वेलोसिटी से आप इसको इधर या उधर लेकर के जाओगे। जैसे आप इसको इधर लेकर के जा रहे थे तो यहाँ पर ये वाली साइड आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। अब अगर आप इसको ऐसे लेके जाओगे तो ये वाली साइड कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करने लग जाएंगे एक एंड से दूसरे एंड के साइड। तो एक एंड पहुँच जाएगा यहाँ पर हायर पोटेंशियल पे और एक एंड पहुँच जाएगा लोअर पोटेंशियल पे। ये फिनोमेना आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, एक एंड हायर पोटेंशियल पे और एक एंड लोअर पोटेंशियल पे, जिसकी वजह से यहाँ पर EMF इंड्यूस हो जाती है और इस इंड्यूस्ड EMF की वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस हो जाता है। ये है इसका एक्चुअल मैकेनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट देखिए अब,
तो जैसे अब मैं आपसे एक न्यूमेरिकल बोलता हूँ कि आपके पास कोई स्क्वायर रोड है, स्क्वायर लूप है या रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी लेंथ इतनी है या ब्रेड्थ इतनी है, और आप उसको लॉन्गर साइड की तरफ से इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, आप इसको इतने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो आप बता सकते हैं सिंपल वहाँ पर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, E = BLV। जैसे वही केस है, आपने कोई आपके पास मान लीजिए रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी जो लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। आपने उसको कुछ इस टाइप से रखा हुआ है कि वहाँ पर एरिया वेक्टर ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल जो बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। तो और अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1.0 × 10⁻⁴ टेस्ला है। आप उसको 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी गिवन तो सीधा सीधा आप वेलोसिटी पुट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो कौन सी साइड से उसको मूव करा रहा है। जैसे ये आपके पास रेक्टेंगुलर लूप है तो ये होती है उसकी लेंथ और ये होती है उसकी ब्रेड्थ। अगर ये बोलता है कि लॉन्गर साइड से वो उसको मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी से, अगर वो लॉन्गर साइड से उसको मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी से, तो ये वाली साइड यहाँ पर फिक्स रहेगी। तो उस केस में आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी, BBV। अगर वो ये कहता है शॉर्टर साइड से उसको ऊपर नीचे कर रहा है, ऐसे इस साइड से ऐसे या ऐसे लेके जा रहा है, तो उस केस में ये वाली साइड कांस्टेंट रहेगी। उस केस में कितना होगा, E = BLV। ठीक है। तो अब अगर मैं कहता हूँ कि एक केस आप फाइंड आउट कीजिए जिस केस में आप इस रोड को, ये वाले एंड को आप इसके लेंथ के अक्रॉस आगे या पीछे लेके जा रहे हैं कितने वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, तब कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, E = BBV। ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। थीटा वहाँ पर 0 है, cos 0 1, मैग्नेटिक फ्लक्स वहीं से आए है सब कुछ। ये वो चीज़ें भी आपके माइंड में रहनी चाहिए, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। तो सोल्व करके निकाल लोगे जो भी आपके पास आएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्ट के अंदर। अब वो कहता है अगर इस एंड के अक्रॉस, ब्रेड्थ के अक्रॉस आप उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, E = BLV। लेंथ आपकी कॉन्स्ट है, इनमें गलती नहीं करनी है। कई बार क्या करते हैं, कंसेप्ट सारे ठीक होते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, लास्ट में ले जाकर आपकी बुक में ये फॉर्मूला लिखा होता है E = BLV, हर केसेस में यही अप्लाई कर देते हैं। ये केवल उसी केस में अप्लाई होगा जिस केस में ये वाली लेंथ जब कांस्टेंट रहेगी तभी, ये वेरी कर रहा होगा तब। अगर ये यहाँ पर कांस्टेंट है, ये वेरी कर रहा है, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, आगे देखिए। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वही सिचुएशन है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और यहाँ पर आपके पास कोई एक सर्कुलर रिंग है। ना भी ले तो कोई बात नहीं, लेकिन समझने के लिए हम पहले ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, बाद में हम इसको हटा देंगे। ये आपके पास कोई सर्कुलर रिंग है, ठीक है, जिसकी रेडियस R है, या जिसकी रेडियस आप R ले सकते हो, या 1 मीटर 2 मीटर जो भी आप मानना चाहो। ये जो लूप जो रखी हुई है वो वैसे ही रखी गई है कि इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री है। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर एंगल 90 होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ पर इसके सेंटर से और इसके एक एंड तक एक स्ट्रेट रोड यहाँ पर आपने बांध दी, जिसकी रेडियस जो है, लेंथ जो है वो कितनी है, इसकी रेडियस के ही बराबर है। कंप्लीट एक ऐसी स्ट्रेट रोड यहाँ पर आपने फिक्स कर दी इसके सेंटर से और इसके एक एंड तक, जिसकी लेंथ कितनी है, इसकी रेडियस के बराबर है, जितनी भी हो, 1 मीटर 2 मीटर जो भी आप लेना चाहो। और अब वो रोड जो है वो मूव कर रही है, रोड जो है वो मूव कर रही है, जैसे मूव कर रही है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे मूव कर रही है। तो उस केस में बताइए यहाँ पर कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये आपने बताना है। तो देखिए डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ये यहाँ पर अगर आपको ये बता देता है कि यहाँ पर ये जो रोड जो मूव कर रही है, ये जो रोड जो मूव कर रही है वो इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 5 मीटर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड जितनी भी है, और ये आपके पास जो एंड फिक्स है उसकी लेंथ इतनी है, तो आप सीधा सीधा फाइंड आउट कर सकते हो E = BLV। लेकिन अब अगर वो आपको ये नहीं कह रहा है कि वहाँ पर उसकी वेलोसिटी आपको गिवन नहीं है, बल्कि वो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर आपको दे देता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे।
तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें अलग एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के लिए फाइंड आउट की थी। देखिए कैसे, मान लीजिए ऐसे मूव कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, किसी टाइम पे ये यहाँ पहुँच गई, हमने मान लिया, हमने एक इमेजरी सरफेस ले लिया, मान लीजिए किसी टाइम पे यह थीटा एंगल कवर करके यहाँ आ गई। नाम दे देता हूँ, जैसे आपके पास O है, ये E है, ये B है, OAB। तो ये आपके पास एक क्लोज लूप बन गई OAB, OAB, OAB। यहाँ पर एंगल कितना, थीटा। तो यहाँ पर एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है, वही चीज़ है यहाँ पर, फिर से वही चीज़ है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ये यहाँ पर रोड जो है वो मूव कर रही है, रोड मूव कर रही है, तो इसके एक एंड से दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करना शुरू कर देंगे। कैसे फ्लो करना शुरू कर देंगे, फिर से वही कंसेप्ट, F इज इक्वल टू QEB साइन ऑफ थीटा, W इज इक्वल टू QEB इंटू L, L यहाँ पर कितना है R, E इज इक्वल टू W/Q, सेम वही सब चीज़। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा अलग है। यहाँ पर ठीक बात है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करे एक एंड से दूसरे एंड पे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे, तो एक एंड पे हायर पोटेंशियल, एक एंड पे लोअर पोटेंशियल, तो एक एंड पे लोअर पोटेंशियल, एक एंड पे हायर पोटेंशियल। तो जैसे आपके पास क्लोज लूप बनेगी, जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक एंड पे जैसे हायर पोटेंशियल, एक एंड पे लोअर पोटेंशियल, तो EMF यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी, मतलब करंट इंड्यूस हो जाएगा। इस टाइप से होगी कितनी, वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन हम देखना चाह रहे हैं। तो देखिए कितनी होगी, जरा ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स। इसको, ये आपका एग्जाम्पल भी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन है, तो मैं इसको सीधा करा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए, इसने अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने कितना एरिया कवर किया, एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर कितना एरिया चेंज हो रहा है। देखिए पहले जो हमारे पास जो कंप्लीट जो सर्कल है उसका एरिया कितना होता है, πr²। हमने ये यहाँ पर किसी टाइम t के बाद, ये जो रोड जो थी, AO जो रोड थी जिसकी लेंथ आपके पास r थी, t टाइम के बाद वो यहाँ पहुँच गई, B पॉइंट पे पहुँच गई, तो इसने कितना एरिया कवर किया यहाँ तक पहुँचने में। अगर हम फाइंड आउट करना चाहें एरिया के लिए एक्सप्रेशन, तो हमारे पास क्या होती है, πr² इंटू θ/2π लिख सकता हूँ ऐसे। थीटा यहाँ पर अगर मैं 2π लिखता हूँ, अगर ये कंप्लीट 2π कवर कर लिया, तो एरिया कितना कवर करेगा वो, πr² इंटू 2π/2π, πr² दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। सेम अगर इसने 180 डिग्री कवर किया, तो π/2π, πr²/2 जितना। अब ये नहीं है π/2 है तो 1/4 πr²। अब अगर एंगल थीटा उसने कवर किया तो कितना एरिया कवर करेगा वो, एरिया कवर बाय द रोड πr² इंटू θ/2π लिख सकता हूँ, जितना भी है। तो अब यहाँ से चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर थीटा चेंज हो रहा है, यहाँ से जो मूव जो कर रही है वो थीटा चेंज, यहाँ पर रोड जो मूव हो रही है वो थीटा यहाँ पर चेंज हो रहा है, थीटा यहाँ पर चेंज हो रहा है, जहाँ पर भी 0 डिग्री से 90 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, तो थीटा यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो क्या होगा, या पहले मैं इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो E इज इक्वल टू d∅/dt, फाई इज इक्वल टू BA कोस ऑफ थीटा, थीटा 0 कोस 0 1। तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लूँ, B dA/dt, EB एरिया, एरिया आपके पास कितना है, देखिए एरिया आपके पास किसी टाइम के ऊपर कितना एरिया है, ये जो हमने उठाया जिस भी टाइम के ऊपर, dy/dt ऑफ πr² इंटू θ/2π लिख सकता हूँ। पाई से पाई को कैंसिल कर दूँ, E इज इक्वल टू BR², R तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं, बाहर लिख लूँ इसको, 2 भी कांस्टेंट रहेगा, इसको भी बाहर लिख लूँ, बचा थीटा, थीटा वेरी करेगा टाइम के साथ, जैसे जैसे ये मूव करेगी थीटा वैसे वैसे वेरी करता जाएगा। तो आपके पास इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EBR² dθ/dt क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, dθ/dt। तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, इन टर्म ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, A इज इक्वल टू हाफ B ω/r²। तो अगर आपको वहाँ पर वो कह देता है कि कोई आपके पास रोड है जो किसी सर्कुलर शेप में रोटेट कर रही है किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, तो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं भी बोलता है, अगर वो आपको वेलोसिटी भी बोल देता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर। ये यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी के लिए, इन केस ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, उसमें लीनियर का केस बनता है, इसमें आपका एंगुलर का केस बनता है। तो इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वेलोसिटी को, किस में, एंगुलर वेलोसिटी में, R ओमेगा में, R ये जितना भी है, इसमें कन्वर्ट करने के बाद आपके पास यही फॉर्मूला आएगा, हाफ B ω/r²। तो अगर आपको सीधा सीधा एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे देता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। अगर वो आपको फ्रीक्वेंसी दे देता है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू,
तो फ्रीक्वेंसी दे देता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे देता है, तो उससे फाइंड आउट करके आप इसका यूज़ करेंगे। क्लियर? ऐसे आपने इसको सोल्व करना है। अब जो हम बात कर रहे थे स्पेस टेथर जो आपके पास है, उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो कैसे होती है, समझिए इसको। पहले तो देखिए आपके पास स्पेस टेथर होता क्या है। ये एक्चुअल में होता क्या है, आपके पास एक सैटेलाइट होता है, उसके साथ एक लॉन्ग केबल जो है वो कनेक्ट होती है, जो और ये कंप्लीट सिस्टम जो है ये अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। तो ये जो केबल जो यहाँ पर सैटेलाइट के साथ लगाई जाती है वो किस लिए लगाई जाती है, बाई फॉर एल्टीट्यूड वगैरह चेक करने के लिए, मोमेंटम वगैरह चेक करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट, इसका हम यूज़ करते हैं इस केबल का। तो यहाँ जब ये अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो हमें पता है कि अर्थ की वजह से वहाँ पर आयनोस्फीयर में आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर और ये रिवॉल्व कर रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ डेवलप हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए आपको ये बतानी है कि यहाँ पर कितनी ईएमएफ डेवलप होगी, तो हम कैसे बताएंगे, एक न्यूमेरिकल के हेल्प से हम इसको समझते हैं। देखिए कैसे हम इसको बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, कैलकुलेट द मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड अलोंग ए 20 किलोमीटर लॉन्ग कंडक्टर मूविंग एट एन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ 7.80 किलोमीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो लॉन्ग कंडक्टर है वो वही है जो हम बता रहे थे, स्पेस टेथर। वो केबल जो लटकी हुई है उसकी लेंथ है 20 किलोमीटर यहाँ पर, और कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है वो ऑर्बिट के अंदर, 7.80 किलोमीटर पर सेकेंड के साथ। और साथ में वो आपको ये भी कह रहा है कि वो परपेंडिकुलर है अर्थ के फील्ड के साथ। परपेंडिकुलर है इट मीन्स वहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल जो है वो 0 डिग्री है, cos 0 1। तो मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, ऑर्बिटल स्पीड मतलब v की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ऑर्बिटल स्पीड मतलब v, और लेंथ भी गिवन है। तो आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ई इंड्यूस्ड ईएमएफ की, E इज इक्वल टू BLV। तो B 5 × 10⁻5 टेस्ला, L 20 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, सारी वैल्यू पुट करके सोल्व कीजिए, E इज इक्वल टू BLV। तो आप मेरे को बताइए किलोमीटर को मीटर में और इसको मीटर पर सेकंड में, तो बताइए आपके पास क्या वैल्यू आती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, मेरे को कमेंट करके आप बताइए। अगर वो यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड की जगह अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी दे देता तो उस केस में आप क्या यूज करते, हाफ EB ओमेगा हाफ B ओमेगा R², उसकी हेल्प से फिर आप इसको सोल्व करते हैं अगर एंगुलर वेलोसिटी गिवन है तो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बर्ड्स के बारे में, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि जो साइबेरिया से जो बर्ड्स जो है वो विंटर के अंदर इंडिया में आते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, उन्हें कैसे पता लगता है हर साल वो कैसे आ पाते हैं। तो देखिए अभी भी ये मिस्ट्री है, अभी इसका भी कोई मतलब हम 100% गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि ये इस वजह से हो रहा है, लेकिन अब तक जो आइडिया लगा है उससे हम ये बताते हैं कि इसके पीछे का जो रीजन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। जब वो वहाँ पर उड़ करके आते हैं तो वहाँ पर उनके बीच विंग्स के बीच में वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होती है, और उसी ईएमएफ की वजह से ये जो फिनोमेना जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वही इसका रीजन माना जाता है, जिसकी वजह से वो हर साल यहाँ पर इंडिया के अंदर विंटर में रसिया से साइबेरिया से विंटर के अंदर यहाँ पर इंडिया में आते हैं। ये है इसका यहाँ पर रीजन। अब मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड हम दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टू स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद देखिए इसमें हमें क्या करना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन में वो आपको क्या कह रहा है, आपके पास कोई मेटालिक रोड है जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। आपके पास कोई मेटालिक रोड है, ये आपके पास कोई मेटालिक रोड है जिसकी लेंथ आपके पास कितनी गिवन है, 1 मीटर गिवन है, और वो रोटेट कर रहा है विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट कर रहा है, 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी न्यू। विद वन एंड हिंग्ड एट द सेंटर, एक एंड जो है वो बंधा हुआ है सेंटर के साथ, किसके सेंटर के साथ, एंड अदर एंड एट द सर्कमफ्रेंस, दूसरा एंड जो सर्कमफ्रेंस पे है कहीं पे,
किसके सर्कमफ्रेंस पे है? ऑफ ए सर्कुलर मेटालिक रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर। कोई मेटालिक रिंग है, कोई मेटालिक रिंग है आपके पास कुछ इस टाइप से, ये आपके पास कोई मेटालिक रिंग है, ओके, और उसकी रेडियस कितनी है? 1 मीटर है। तो इसकी भी लेंथ 1 मीटर है, इसका एक एंड जो है वो इसके सेंटर से बंधा हुआ है, दूसरा एंड उसके सर्कमफ्रेंस पे कुछ इस टाइप से है। तो इसकी रेडियस भी आपके पास कितनी है? 1 मीटर है इस मेटालिक रिंग की। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, उसके एक्सिस के अलोंग जो उसके सेंटर से पास हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, और उस प्लेन ऑफ द रिंग के परपेंडिकुलर है, मतलब एरिया वेक्टर जो आएगा उसके एक्सिस के अलोंग आएगा। आगे क्या कह रहा है? एक कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, एक कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितने का? 1 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, उसके एक्सिस के एवरीवेयर, वहाँ पर उसके एक्सिस के अलोंग हर जगह प्रेजेंट है। तो एरिया वेक्टर भी एक्सिस के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सिस के अलोंग। तो थीटा कितना? 0, कोस 0 कितना? 1। तो थीटा 90 है नहीं, कोस 90 हो जाता, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाता है। व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग? आपने ये बताना है यहाँ पर इस सेंटर और मेटालिक रिंग के बीच में कितनी ईएमएफ डेवलप हो गई, ये आपने बतानी है। तो कुछ आप मान लीजिए ये यहाँ पर कुछ इस टाइप से है, आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर है मेटालिक रिंग का। तो बताइए यहाँ पर कितनी ईएमएफ डेवलप होगी। तो अब यहाँ पर रोटेट क्या करेगी? ये रोड रोटेट करेगी, तो रोड रोटेट करेगी जैसे ये आपके पास OA इज इक्वल टू 1 मीटर। तो अलग अलग टाइम पे यहाँ पर एरिया जो कवर किया जाएगा वो अलग अलग किया जाएगा। तो एरिया यहाँ पर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो एरिया टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? ईएमएफ जो डेवलप होगी वो E इज इक्वल टू BLV। अब हमारे पास लीनियर वेलोसिटी नहीं है, हमारे पास गिवन है क्या? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? E इज इक्वल टू हाफ, अभी जो हमने फाइंड आउट किया था पीछे एक्सप्रेशन में, हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। तो B गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, रेडियस भी गिवन है, 1 मीटर उसकी लेंथ के बराबर ही है, ओमेगा फाइंड आउट करना है। तो ओमेगा हमारे पास क्या होता है? 2 पाई न्यू, न्यू आपको गिवन है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ B 2 पाई न्यू R स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए। हाफ B कितना है? सबको पहले SI सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, फिर वैल्यू पुट कीजिए। हाफ B 1 टेस्ला 2 पाई न्यू 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड R 1 मीटर, 1 का स्क्वायर। तो ये जितना भी आएगा E इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 50 पाई की वैल्यू पुट कीजिए जो भी आपके पास है 22/7, और सोल्व कीजिए, जो भी आपके पास आएगी उतनी ईएमएफ यहाँ पर डेवलप हो जाएगी इसके एंड्स के अक्रॉस। ओके, एक और प्रॉब्लम देख लीजिए क्या करना है उसके अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखिए। देखिए इस प्रॉब्लम में वो आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास कोई व्हील है जिसके अंदर 10 मेटालिक स्पोक्स जो है वो प्रेजेंट है, और हर एक की जो लेंथ जो है वो कितनी है? 0.5 मीटर है, और वो रोटेट कर रहे हैं कितनी स्पीड के साथ? 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट किसकी यूनिट होती है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी की, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की। ये आपको पता लगाना पड़ेगा यूनिट्स देख करके। स्पीड कोई सी भी हो सकती है, एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड, लेकिन इससे पता लगेगा कि वो कौन सी स्पीड है। कभी डायरेक्ट ऐसे ही वैल्यू पुट कर दो। और वो कहाँ पर है? इन ए प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। वहाँ पर अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर है, मतलब एरिया वेक्टर जो है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साइड ही है। मतलब थीटा कितना हो गया वहाँ पर? फिर से 0 डिग्री। एरिया वेक्टर और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वहाँ पर थीटा 0, कोस 0 1। वहाँ पर गिवन है, वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज 0.4 गोज एट दैट प्लेस, उस जगह पे इतना प्रेजेंट है। आपने बताना है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील। उस एक्सल और रिम ऑफ द व्हील के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, डेवलप होगी, वो कितनी होगी आपने बताना है। साथ में ये भी गिवन है 1 गोज इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो अब हमें पता है रिवॉल्यूशन की वजह से जब वो वहाँ पर एक स्पोक वहाँ पर घूमेगा, उसके साथ रोटेट करेगा, तो वहाँ पर एंगुलर का केस हमारे पास आएगा। तो उसकी वजह से हमें कितनी ईएमएफ देखने को मिलती है? E इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। तो सभी सिस्टम को कन्वर्ट कीजिए किसके अंदर? SI सिस्टम के अंदर। B मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल ही होगा, दैट इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। B हो गया ओमेगा। ओमेगा कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ न्यू, दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो 2 पाई इंटू न्यू, न्यू कितना है? 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको SI सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा?
120 रिवॉल्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाई 60, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओके, ये मीटर ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। अब आपके पास हो जाएगा, नेक्स्ट आपसे कह रहा है ओमेगा हो गया, बी हो गया आर, रेडियस कितनी है उसकी, रेडियस जो है वो उसकी लेंथ ही होगी, जिसके साथ वो रोटेट करेगा उतनी उसकी रेडियस होगी 0.5 मीटर। तो ईएमएफ कितनी डेवलप हो जाएगी वहाँ पर उन स्पर्क्स की वजह से, 1/2 बी 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला इंटू ओमेगा 4 पाई इंटू आर स्क्वेयर, आर 0.5 का स्क्वेयर। सोल्व कीजिए, जो भी वैल्यू आएगी आपके पास वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी हमारे पास वोल्ट के अंदर। अब ये मत सोचना कि इसके अंदर तो सर 10 स्पोक्स थे, वहाँ पर जो स्पोक्स जो प्रेजेंट थे उसकी वैल्यू 10 थी, तो हमने यहाँ पर तो ये तो एक के लिए आएगा, नहीं, सारे के सारे स्पोक्स की वजह से जो आपको ईएमएफ जो इंड्यूस जो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो इंड्यूस जो होगा वो पैरेलल में मिलेगा। और पैरेलल में ईएमएफ क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, सेम रहती है, ऐड नहीं होती। अगर सीरीज में होते, अगर वो सीरीज में होते तो वहाँ पर अलग रोल होता, एडिशन वगैरह जो भी होता। अब वो सारे के सारे पैरेलल में, पैरेलल में एक के अक्रॉस जितनी ईएमएफ सभी के अक्रॉस उतनी, तो पैरेलल के लिए चाहे 10 हो चाहे 20 हो, इतनी ईएमएफ वहाँ पर रहेगी। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी कंसिडरेशन के बारे में स्टडी करेंगे, इसी से रिलेटेड है जो भी कुछ हमने अभी पढ़ा है इस लेक्चर में और लास्ट लेक्चर में, तो आगे हम वो करेंगे। थैंक यू।